नमस्ते दोस्तों, एएमजी की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। राजस्थान का भौगोलिक विभाजन में अपन ने 2 चैप्टर पढ़ लिए। अब तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं अपन। पहला पढ़ा था अपन ने उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा पढ़ा था अपन ने मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। उसके बाद में तीसरा पढ़ने जा रहे हैं अपन उत्तरी पूर्वी मैदानी, और चौथा है हाड़ौती का पठार। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को अध्ययन के लिए 4 भागों में बांटा गया है। इनमें से उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, उत्तरी पूर्वी मैदानी और हाड़ौती का पठार। इन 4 भागों में से 2 का वर्णन कर लिया, बाकी 2 बच रहे हैं। अगला देखो, उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश। उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश अगला कौन सा है? उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश। उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये अपनी दिशा हो गई उत्तर, ये अपनी दिशा हो गई दक्षिण, ये अपनी दिशा हो गई पश्चिम, और ये अपनी दिशा हो गई पूरब। इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र आ रहा है उसको कहेंगे उत्तरी पूर्वी मैदान। ये उत्तरी पूर्वी मैदान है साहब। ये उत्तरी पूर्वी मैदान का निर्माण, उत्तरी पूर्वी मैदान का निर्माण प्लीस्टोसीन युग में हुआ। उत्तरी पूर्वी मैदान का निर्माण प्लीस्टोसीन युग में हुआ, और उत्तरी पूर्वी मैदान जलोढ़ मैदान है। नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के तलछट से जमा क्षेत्र है, या इसको गंगा यमुना का मैदान भी कहा जाता है। गंगा यमुना का मैदान भी कहा जाता है, या इसको जलोढ़ मैदान भी कहा जाता है। यह सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है। यह सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है। सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है, और यह राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग में पाया जाता है। इसमें लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है। इसमें लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है, और 23% इसका क्षेत्रफल है। अर्थात इसका क्षेत्रफल कम है, जबकि इसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र अगर माना जाए तो उत्तरी पूर्वी मैदान है। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र माना जाए तो उत्तरी पूर्वी मैदान है। इसको सुविधा के अनुसार या अध्ययन की दृष्टि के अनुसार, अध्ययन की दृष्टि के अनुसार इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 में। इसको अध्ययन की दृष्टि के अनुसार 3 भागों में बांटा गया। पहला है बनास बेसिन। उसके बाद में दूसरा है चंबल बेसिन। उसके बाद में दूसरा है चंबल बेसिन, और तीसरा है मही बेसिन। 3 भागों में बांटा गया है। इसका बनास बेसिन, चंबल बेसिन और मही बेसिन, 3 भागों में इसको बांटा गया है। अब इसकी बात करें बनास बेसिन की। बनास राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी या लंबी, सबसे लंबी नदी है। क्योंकि जैसे भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है गंगा, क्योंकि गंगा ओनली केवल
भारत में ही बहती है, किसी और देश में नहीं बहती। इसी प्रकार जो बनास नदी है, बनास नदी यहाँ से निकलती है और ऐसे जाके इसमें मिल जाती है चंबल में, और चंबल ऐसे आती है ये लो, ठीक है। तो बनास पूर्णतः भारत राजस्थान में बहती है। पूर्णतः कहाँ बहती है? राजस्थान में। इसकी लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर है, जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है। इसलिए राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी रहेगी? बनास। इसको वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। वन की आशा, इसको क्या कहते हैं? बनास कहते हैं। इसका क्षेत्र भी क्या है? जलोढ़ मुक्त है, अर्थात इसमें बहुत ज़्यादा जलोढ़ पाए जाते हैं, या अपने साथ जो निक्षेप लाए जाते हैं उनको जलोढ़ मैदान कहा जाता है। ये बनास की ये बात हो गई। उसके बाद में अगला है चंबल बेसिन। चंबल, इसकी टोटल लंबाई 966 या 965 किलोमीटर है। इसमें से राजस्थान और इसकी बाउंड्री पे 141 किलोमीटर, राजस्थान में केवल 135 किलोमीटर बहती है। अब ये तो 480 हो गई, ये 135 राजस्थान में बहती है, तो ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? इसके बाद ये ज़्यादा है, तो इसकी वजह से राजस्थान की सर्वाधिक लंबी नदी बनास कहलाएगी। तो ये चंबल नदी है। चंबल नदी यहाँ से निकलती है अपने जानापाब की पहाड़ियों से, जानापाब की पहाड़ियों से, जानापाब की पहाड़ियों से निकलती है, और राजस्थान के भैंसरोडगढ़ यहाँ एंट्री मारती है राजस्थान में। इसके बाद में यूँ बहते हुए ये यमुना में जाके मिल जाती है, और मुरादगंज इटावा नामक स्थान पर, और बाकी चर्चा अपन नदी के चैप्टर में करेंगे। ये नदी भैया बीहड़ भूमि, बीहड़ बनाने में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। बीहड़, अब पहली बात तो बीहड़ किसे कहते हैं उसको देखो। बीहड़ किसे कहते हैं देखो। अगर अपन बीहड़ की बात करें, मान लेते हैं ये नदी बह रही है, कोई भी ये नदी बह रही है, कोई क्यों चंबल बह रही है। कौन सी नदी है? चंबल मान लेते हैं। ये कौन सी नदी है भैया? चंबल नदी। चंबल नदी का पानी इधर जा रहा है। जब चंबल नदी में बहुत ज़्यादा मात्रा में बरसात के मौसम में पानी पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा आ जाता है और प्राकृतिक तटबंधों को तोड़ देता है, ये क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंधों को जब तोड़ देता है, ये दोनों प्राकृतिक तटबंध है नदी के, दोनों जो बराबर किनारे पे जाते हैं उनको क्या कहते हैं? प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। जब नदी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आता है और प्राकृतिक तटबंधों को तोड़कर बाढ़ के मैदान में, ये क्या कहलाता है? बाढ़ का मैदान। ये बाढ़ का मैदान, ये बाढ़ का मैदान, ये दोनों प्राकृतिक तटबंध है। जब प्राकृतिक तटबंधों को तोड़कर नदी में पानी का भाव बाढ़ के मैदानों में पहुंच जाता है, ऐसे ऐसे पानी पहुंचता है बाढ़ के मैदानों में, ऐसे पानी पहुंचता है। और ऐसे पानी पहुंचने से जब ये क्षेत्र ऐसे हो जाते हैं, जब इनमें बाढ़ आती है तो बहुत पर्याप्त मात्रा में दूर दूर तक चला जाता है पानी। जैसे ही बाढ़ का पानी उतरता है, नदी में पानी की मात्रा कम होती है, तो वैसे ही रिटर्न पानी हो जाता है उनमें से। तो इस प्रकार से जो ये क्षेत्र बनता है, ये इनको क्या कहलाएंगे? कंदरा। ये क्या कहलाएंगे? कंदरा या बीहड़। कंदरा या बीहड़। अब भैया बीहड़ के, कंदरा के ऊपर का भाग, कंदरा के ऊपर का भाग क्या कहलाता है? डांग। कंदरा जैसे मान लेते हैं ये नदी आ गई, इसके जो ऊपर जो क्षेत्र कहलाएगा वो तो कहलाएगा डांग, और कंदरा के जो नीचे का क्षेत्र वो कहलाएगा खादर। कंदरा के नीचे का क्षेत्र क्या कहलाएगा? कंदरा के नीचे का क्षेत्र क्या कहलाएगा? खादर। कंदरा के नीचे का क्षेत्र क्या कहलाएगा? खादर। और कंदरा के ऊपर का क्षेत्र, बीहड़ वाले क्षेत्र, इन सबको बीहड़, और कंदरा के ऊपर का क्षेत्र कहलाएगा डांग। डांग क्षेत्र में 3 जिले आते हैं, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर और धौलपुर 3 जिले डांग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, डांग जिले निम्न में से कौन से हैं? तो धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर डांग जिले में इनकी गणना की जाती है। ठीक है, तो ये कौन से जिले हैं?
डांग जिले कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डाकू का ज़्यादा निवास कहलाती है, डांग में निवास करने वाले डाकू कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये बिहड़ क्षेत्र है। और चंबल नदी सर्वाधिक उत्खात स्थलाकृति बनाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्खात स्थलाकृति, उत्खात स्थलाकृति, क्योंकि इस जो नदी ने, जो ये चंबल नदी, इसने मालवा के पठार को काट काट के इतना गहरा कर दिया कि टॉपलैंड टोपोग्राफी में भी चेंज हो गया। टॉपलैंड टोपोग्राफी या उत्खात स्थलाकृति कहते हैं। कौन सी नदी बनाती है? चंबल बनाती है। अवनालिका अपर्दन कौन सी नदी सर्वाधिक बनाती है? वो भी चंबल ही बनाती है। तो इसने मालवा के पठार को काट के खड्डा नुमा कर दिया, उसको उथलाकृति या टॉपलैंड टोपोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, आगे की ओर देखते हैं। देखो भैया, अगला में देखते हैं अपन माही बेसिन। अगला कौन सा है? माही बेसिन। माही बेसिन को देखते हैं। अगला कौन सा है? माही बेसिन। देखो भैया, माही बेसिन की बात करते हैं अपन लोग, तो देखो अगला देखते हैं माही बेसिन। माही बेसिन देखो, ये देखो, ये है माही बेसिन। माही नदी ऐसे आती है और कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए ऐसे चली जाती है। ये है भैया माही नदी। ये माही नदी ऐसे बहती है और इसका जो उद्गम होता है, जो महद झील से होता है। उद्गम कहाँ से होता है? महद झील से होता है। महद झील कहाँ है? MP में या मध्य प्रदेश में है। तो अगला जो बेसिन पढ़ रहे हैं अपन, माही बेसिन। कौन सा बेसिन है? माही बेसिन पढ़ रहे हैं। कौन सा बेसिन? माही बेसिन। देखो भैया, यहाँ पर बात करते हैं तो कौन सा? प्रतापगढ़ है। अगर यहाँ पर बात करते हैं अपन तो डूंगरपुर है। और अगर यहाँ पर बात करते हैं अपन तो बांसवाड़ा है। यहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है, जिसको 30.5 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। तो माही नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। काटने का मतलब, जैसे यहाँ से एंट्री मारी, राजस्थान में आगे, एक बार यह काट दिया, उसके बाद ऐसे घूमते घूमते एक बार यहाँ काट दिया। तो कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो माही नदी के बीच में बात करते हैं। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 नदी नालों का समूह, 56 नदी नालों का समूह 56 का मैदान कहलाता है। 56 का मैदान कहलाता है। 56 नदी नालों का समूह 56 का मैदान कहलाता है। उसके बाद में इस क्षेत्र को बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। कौन सा प्रदेश कहते हैं? बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है। कांठल भी कहते हैं इसको, कांठल। प्रतापगढ़वाड़ा भूभाग प्राचीन काल में कांठल के नाम से जाना जाता। तो इस प्रदेश को किसके नाम से जाना जाता है? कांठल के नाम से। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है? कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है और दक्षिण दिशा में ही अंत हो जाता है या चली जाती है? तो माही नदी है। ये कौन सी दिशा? राजस्थान की दक्षिण दिशा है। जब यहाँ दक्षिण दिशा में एंट्री किया, प्रवेश किया, उसके बाद में दक्षिण दिशा में रिटर्न रूट गई, तो वह कौन सी नदी है? माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी है, जो कर्क रेखा को 2 बार भी काटती है, दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही चली जाती है। ऐसी नदी कौन सी नदी है? माही नदी है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो माही नदी की बात ये हो गई। 56 नदी नालों का समूह क्या कहलाता है? 56 का मैदान। बागड़ प्रदेश, काठल प्रदेश भी कहते हैं। और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विश्व में भी कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, या अन्य जो रेखाएं हैं उनको 2 बार काटती है। देखो भाई, अगर बात करें अपन
भूमध्य रेखा की, भूमध्य रेखा की अगर अपन बात करेंगे, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? जायरे या कांगो नदी, जायरे या कांगो नदी। कहाँ ये? अफ्रीका में है, कहाँ ये? अफ्रीका महाद्वीप में है। उसके बाद तीसरी जब बात करें अपन, तो मकर रेखा को दो बार कौन सी काटती है? मकर रेखा को दो बार कौन सी काटती है? तो नदी का नाम है लिम्पोपो, लिम्पोपो। कहाँ ये भी? अफ्रीका में ही है। कहाँ ये भी? अफ्रीका में है। तो तीन महत्वपूर्ण गलोप रेखाएं हैं, उसमें से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। कर्क रेखा को अपने राजस्थान में माही नदी काटती है। उसके बाद में भूमध्य रेखा को जायरे या कांगो नदी, कांगो गणराज्य में है जो अफ्रीका में स्थित है, दो बार काटती है। मकर रेखा लिम्पोपो नदी जो अफ्रीका में है वो भी दो बार काटती है। मकर रेखा एकमात्र एक ऐसा, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंटल है, एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। एकमात्र ऐसा महाद्वीप कौन सा है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है? वो कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। ये बात किसकी हो गई भैया? उत्तरी पूर्वी मैदान। यह उत्तरी पूर्वी मैदान तैतीस सागर का हिस्सा है। किसका अवशेष माना जाता है? तैतीस सागर का। किसका अवशेष माना जाता है? तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। ठीक है, तो ये उत्तरी पूर्वी मैदान की बात होगी। नदियों के द्वारा तलछट से जमाव से जो बढ़ता है मैदान, उसको कहते हैं भैया उत्तरी पूर्वी मैदान। अगला इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, उनका थोड़ा ध्यान रखना। ये मान लेते हैं कोई पर्वतमाला है, इसको मान लेते हैं अपन हिमालय पर्वतमाला है। कौन सा पर्वतमाला है? हिमालय पर्वतमाला अपने भारत में स्थित है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून को रोककर वर्षा करता है और रूस या साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर अपने भारत की क्या करता है? रक्षा करता है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ बोल्डर पाए जाते हैं, ये बोल्डर हो गए। उसके बाद में कुछ यहाँ पर नमी युक्त मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में नदी की ये अवस्था आ जाती है, इसको कहते हैं खादर और इसको कहते हैं बांगड़, इसको कहते हैं तराई और इसको कहते हैं भाबर। और ये पर्वतमाला, जैसे भैया नदी, ये पर्वतमाला मान लेते हैं, जैसे नदी अपने पर्वतीय या पर्वत पदीय क्षेत्र से आती है, ऐसे तो अपने साथ बहुत सारे बोल्डर, बोल्डर का मतलब टोड़ा जो 2 मीटर के होते हैं, उनके लगभग इनमें टोड़ों में आती है। जब पर्वतमाला से यहाँ से नदी आ रही है तो आने के बाद में नीचे पर्वत पदीय क्षेत्र में आ जाती है। इसका पर्वत पदीय क्षेत्र ये रहा, अपने पैर ये रहे, ऐसे पर्वत का जो पर्वत पदीय क्षेत्र ये रहेगा। यहाँ से बहुत सारे मात्रा में जैसे नदी आ रही है ऐसे, तो इनमें क्या ये टोड़े या बोल्डर क्या कहलाते हैं? ये बोल्डर, ये क्या कहलाते हैं भैया? बोल्डर कहलाते हैं। अब जब बोल्डर, ये बड़े बड़े बोल्डर होते हैं, इतने बड़े बड़े, लगभग इतने भी हो जाते हैं, तो ये बड़े बड़े बोल्डरों में जब नदी पर्वत पदीय क्षेत्र से आती है और यहाँ पर पहुँचती है, तो इसके बाद में नदी का प्रवाह इन बोल्डरों के अंदर हो जाता है, अर्थात नदियाँ यहाँ पर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। नदियाँ प्राय लुप्त हो जाती है। 2017 के रीट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि नदियाँ पर्वत से निकलने के बाद में मैदानों में सबसे पहले कहाँ दिखाई देती है? तो मैदानों में सबसे पहले कहाँ दिखाई देगी? तराई में। सबसे पहले कहाँ दिखाई देगी? तराई में। और आपका क्वेश्चन का जवाब आगे पढ़ा रहा हूँ, उसमें समझ जाना। यहाँ जो पर्वतीय क्षेत्र से नदियाँ आई, उसके बाद में इनमें से जब ये भाबर कहते हैं इनको या बोल्डर कहते हैं,
इनमें नदियाँ लुप्त हो जाती है, आंतरिक कहलाती है। तो इनके अंदर जब नदियाँ लुप्त हो गई या आंतरिक हो गई, यहाँ पर अपन को सतह पर वर्षा जो नदी बहती है उसका जल दिखाई नहीं देगा। प्रारंभ में मैदानों में सबसे पहले जो जल दिखाई देगा वो देगा तराई क्षेत्रों में, उसके बाद में तराई क्षेत्रों में दिखाई देगा। तो अपन को जो जल दिखाई देगा मैदानों में यह स्थल भाग पर सबसे पहले कहाँ दिखाई देगा? तराई। कहाँ दिखाई देगा? तराई में। उसके बाद में यहाँ से नदी आने के बाद में नदी का ये जैसे मान लेते हैं नदी ऐसे आ रही है, नदी का पानी ये हो गया, ये सागर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बंगाल की खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी मान लेते हैं अपन? बंगाल की खाड़ी। ठीक है। तो भैया जैसे इसमें पानी आएगा तो यहाँ पर बरसात का पानी बार बार आता रहता है। जैसे कोसी नदी हो गई, जैसे हिमालय की सारी नदियों लगभग वर्षा पोषित नहीं है, ये हिमनदीय नदियाँ हैं। तो इनमें जैसे ही पानी आएगा तो ये क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। तो इनमें बार बार बाढ़ आने से कई प्रकार की उर्वरक मिट्टी आ जाती है, और उर्वरक मिट्टी के आने से उस मिट्टी में खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो मिट्टी क्या कहलाती है? खादर कहलाती है। इसलिए वो मिट्टी क्या कहलाती है? खादर कहलाती है। जब इस प्राकृतिक तटबंधों की बात करें नदी की, तो ये प्राकृतिक तटबंध के बगल में हैं वो क्षेत्र कहलाते बांगड़। खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होते हैं, खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होते हैं। बांगड़ क्षेत्रों में ज़्यादा कदाही बरसात का पानी पहुंचता है। हो सकता है पहले किसी समय नदी युवावस्था में हो, उस ज़माने में ये क्षेत्र खादर कहलाया होगा, लेकिन वर्तमान समय में नहीं है। उसके बाद में एक शब्दावली और आती है रेहे या कल्लर। रेहे या कल्लर बहुत अच्छी तरह समझना, कुछ नहीं है इन लोगों में, इनमें कुछ नहीं है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में समझा है आप लोगों को। रेहे या कल्लर गांव की भाषा में देखते हैं। जब बार बार अपन पानी देते हैं खेतों में, एक बार भरा दिया उसके बाद दोबारा, फिर दोबारा भरा दिया उसके बाद तिबारा, 3-4 बार जब अपन खेत को भरा देते हैं बिल्कुल पानी से, तो उसके बाद में जो बांगड़ क्षेत्र है, बांगड़ कहलाएगा। जो बांगड़ क्षेत्र है, बांगड़ क्षेत्र के जैसे ही मान लेते खेत है, इस खेत को अपन ने बार बार भरा दिया या बार बार इसमें जल दे दिया या वाटर दे दिया, तो इसके ऊपर एक नमकीन या लवणीय परत जम जाती है। नमकीन या लवणीय परत जम जाती है, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद टाइप की आपको मिल जाएगी। ये चीज़ आप गांव में भी कर सकते हैं, आपको गांव में भी दिख जाएगी। जो लवणीय परत या नमकीनदार जो परत दिखाई देती है उसको क्या कहते हैं? रेहे या कल्लर कहते हैं। इसका विस्तार की अगर बात करें अपन, इसका विस्तार पंजाब में मिल जाएगा अपन को, उसके बाद में हरियाणा में मिल जाएगा, और इसके बाद में उत्तर प्रदेश में आपको ये विस्तार मिल जाएगा। लगभग 3 राज्यों में आपको ये विस्तार मिल जाएगा। वैसे ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन अपन अगर बार बार अपने पास में ही, अगर अपने खेत में ही बार बार पानी दे तो अपना भी खेत चेंज होके रेहे या कल्लर में परिवर्तित हो जाता है। अपन भी यूज कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ तो मात्रा ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी है। यहाँ पर बरसात नहीं होने के बाद भी पानी है, क्योंकि अपने जो राजस्थान में तो अगर मानसून अच्छा होगा तो बरसात होगी, और बरसात होगा तो ही पानी का वाटर लेवल बढ़ेगा, नहीं तो कमज़ोर रहेगा। तो जब पानी पीने के लिए नहीं है तो खेतों के लिए कहाँ से मिलेगा। लेकिन जो ये क्षेत्र है इनमें लगभग नहर का पानी भी आ जाता है और यहाँ पर अच्छी वर्षा होती है, और उसके बाद में यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला की देन भी है। तो ये क्या रेहे और कल्लर, कभी कभी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, रेहे या कल्लर किसे कहते हैं? रेहे या कल्लर जब आप बार बार खेत में पानी देंगे तो सफ़ेद या लवणीय या नमकीन जैसी एक परत जम जाती है खेत के ऊपर या मिट्टी के ऊपर, उसको क्या कहेंगे? रेहे या कल्लर कहते हैं। एक और देखना चाहो तो देख लो, एक होते हैं बेट। बेट किसे कहते हैं? ये मान लेते हैं खेत, ये अपना खेत है। अब इस खेत में अपर्दन और अपक्षय की क्रिया के द्वारा, अपर्दन और अपक्षय की क्रिया के द्वारा, दोनों क्रिया एक साथ होती है, ध्यान रखना। कभी अपर्दन नहीं होता, अपक्षय दोनों एक साथ होता है। अपर्दन का अर्थ होता है कुतरना, वो उस जगह को उस जगह से हटा देता किसी चीज़ को, उसके बाद में ले जाने का काम कौन करेगी? अपक्षय। तो ध्यान रखना, बेट के द्वारा जब ये क्षेत्र है तो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हवा चल जाए
और ऊपर की मिट्टी को यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया जाए, ऊपर की अपर्दन और अपक्षय के द्वारा यहाँ की मिट्टी यहाँ से इधर डाल दी जाए, तो इसके बाद में जो चट्टान बचेगी उसको क्या कहेंगे, बेट कहेंगे, क्योंकि अनुपजाऊ हो जाएगी, इसलिए क्या कहलाएगी, बेट कहलाएगी। ये भैया राजस्थान का उत्तरी पूर्वी मैदान है, नदियों के द्वारा ऐसे हिमालय पर्वतमाला है, उसके बाद में तलछटी में या पर्वत पदिये में बाबर कहलाएगा। जैसे नदी विलुप्त होकर आगे आएगी, मैदानों में सबसे पहले कहाँ दिखाई देगी, तराई में दिखाई देगी, उसके बाद में बांगड़ या खादर, बांगड़ में प्राकृतिक तटबंधों को कहते हैं, ज़्यादा कदा बरसात का पानी पहुँचता नहीं पहुँचता। खादर में हमेशा ज़्यादातर मात्रा में जो वर्षा मानसून होता है उस समय बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। उसके बाद में रेह या कल्लर, लमणीय या पर्वत या नमकीन मिट्टी, अर्थात जब आप बार बार खेतों में पानी देंगे तो उससे क्या एक सफ़ेद नमकीन जैसी परत मिल जाती है, जो सफ़ेद परत अपन को दिखाई देती, उसको रेह या कल्लर कहते हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश इनके 3 महत्वपूर्ण राज्य है। एक बार और समझ लो, जब आप खेतों में बार बार पानी देते हैं तो उससे एक सफ़ेद नमकीन या लवणीय परत दिखाई देती, उसको रेह या कल्लर कहते हैं। उसके बाद में देखते हैं बेत। इसके बाद में अपर्दन और अपक्षय की क्रिया के द्वारा जब ऊपर खेत की ऊपर की मिट्टी को एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह ले जाया और उसमें चट्टानें दिखाई देने लग जाए, उसको क्या कहते हैं, बेत कहते हैं। ये भैया जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है, जल के द्वारा भागे लाई मिट्टी जलोढ़ कहलाती है, नवीन काप मिट्टी कहलाती है। ये क्षेत्र रहा अपना उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश। यह क्षेत्र गंगा यमुना का ही क्षेत्र है। अगर एग्जाम में आए ध्यान रखना, गंगा यमुना का क्षेत्र राजस्थान का पूर्वी भाग गंगा यमुना का क्षेत्र है, जलोढ़ मैदान से बना क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद वे अगला जो पढ़ेंगे अपन वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाडोती का पठार या हाडोती का पठार। राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाडोती का पठार। देखते हैं राजस्थान में, देखते हैं भाई। देखो भैया, ये राजस्थान का मैप बना हुआ है, जिसकी आकृति कैसी होती है, पतंगाकार होती है, जिसकी आकृति ये है हाडोती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार। ये हाडोती का पठार है, जिसको दक्षिणी पूर्वी पठार भी कहते हैं। यह हाडोती का पठार बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। हाडोती का पठार बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। इसमें डक्कन ट्रेप प्रकार की डक्कन ट्रेप प्रकार की चट्टानें मिलेगी। समझा रहा हूँ आगे होती क्या है। पहला तो देखना है बेसाल्ट। बेसाल्ट किसको कहते हैं? जब एस्टोनोस्फीयर से मैग्मा धरातल के ऊपर प्रकट होता है तो बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है। सबसे ज़्यादा बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण प्रायद्वीपीय भारत का पठार या डक्कन प्लेटू है, ठीक है। तो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। इधर समझ लो एक बार, ये एस्थेनोस्फीयर, ये कौन सा है? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर मंडल, इसको कहते हैं सब स्पेक्ट्रम, ये इसको कहते हैं दुर्बलतम मंडल, ये इसको कहते हैं मैग्मा भंडार, ये इसको क्या कहेंगे? मैग्मा भंडार, यह इसको क्या कहेंगे? मैग्मा भंडार। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो यहाँ से ही होता है। जैसे अपनी पृथ्वी में
तीन प्रकार की चट्टानें मिली, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल, सीमा और नीफे, तीन प्रकार की परत मिलेगी। ऐसे इनको क्रस्ट या भूपर्टी, मैंटिल या क्रोड या कोर। इस मैंटिल के अंदर एस्थिनोस्फीयर पाया जाता है, लगभग 33 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार 400 किलोमीटर दे लेकर 400 किलोमीटर मान्य है। एस्थिनोस्फीयर से जब मैग्मा का उद्गार होता है और धरातल पर प्रकट होता है लावा, ऐसे ये मैग्मा का उद्गार होता है और धरातल पर प्रकट होता है। ये इसको कहते हैं ज्वालामुखी पाइप, ज्वालामुखी मुख, इसको कहते हैं ज्वालामुखी पाइप, इसको कहते हैं काल्डेरा या क्रेटर। ये एस्थिनोस्फीयर हो गया, ये कहलाती भूपर्टी। जब अपने धरातल पर कमज़ोर सतह पर मैग्मा का उद्गार हो जाए तो उससे जो लावा बाहर आ जाए, जब मैग्मा धरातल के अंदर रहता है तो मैग्मा, जब धरातल के बाहर प्रकट हो गया तो कहलाएगा लावा। ये ज्वालामुखी पाइप है, जो अपन पाइप डालते हैं तो पाइप के द्वारा मैग्मा यहाँ आता है। जब मैग्मा का जमाव धरातल के अंदर होगा तो ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण होगा, ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण होगा। ये अंतर्वेदी चट्टान का सबसे अच्छा उदाहरण मानी जाती है। जब मैग्मा का उद्गार धरातल के अंदर होगा तो धरातल के अंदर तापमान के कारण धीरे धीरे ठंडा होगा और धीरे धीरे ठंडा होने से रवे बड़े बड़े बनेंगे, बड़े बड़े रवों बनने से ग्रेनाइट का निर्माण होगा। उसके बाद में जब मैग्मा धरातल के बाहर आ जाएगा और धरातल के जो वातावरण में जलवाष्प, डस्ट पार्टिकल या धूल के कण, हमारे वातावरण में कई प्रकार की गैसें या हवाओं से संपर्क में आने से जब मैग्मा का उद्गार धरातल के बाहर होगा तो यहाँ पर जमाव जल्दी होगा, रवा छोटे बनेंगे। इसको कहते हैं बेसाल्ट। ये बहिर्वेदी का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है, बेसाल्ट। आ गई बात समझ में। ज्वालामुखी उद्गार जब एस्टेनोस्फीयर से होता है, भूपट्टी की कमज़ोर परपड़ी को तोड़कर अपने धरातल पर प्रकट होता है। जब मैग्मा का उद्गार या मैग्मा का जमाव धरातल के अंदर रह जाता है तो ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण होता है। जब मैग्मा का उद्गार धरातल के बाहर हो जाता है तो बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से कौन सी चट्टानों से बना है? बेसाल्ट चट्टानों से बना है। एक और देख लेते हैं, दक्कन ट्रेप। जब मैग्मा का उद्गार हो गया, लंबे समय तक मैग्मा का उद्गार नहीं हुआ, लंबे समय तक मैग्मा का उद्गार नहीं होने के कारण यहाँ पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, जीवाश्म आदि चीज़ें इनमें पर्याप्त मात्रा में होने लग जाएगी। जब इनके अंदर जीवाश्म पर्याप्त मात्रा में आ जाएंगे तो उसके बाद में जब मैग्मा का कई सालों के बाद में दोबारा उद्गार होगा तो इसमें कुछ गैप मिलेंगे, उनको कहते हैं दक्कन ट्रेप। ज्वालामुखी उद्गार के बाद में उसको क्या कहते हैं? ट्रेप कहते हैं। तो राजस्थान का हाड़ौती का पठार बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। दक्कन ट्रेप प्रकार की चट्टानें यहाँ पर मिलेगी आप लोगों को। उसके बाद में हाड़ौती का पठार मालवा पठार का हिस्सा है, मालवा के पठार का हिस्सा है। ध्यान रखना, हाड़ौती का पठार मालवा पठार का हिस्सा है और इसमें बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित माना जाता है। और देखते हैं भाई बेसाल्ट चट्टानों का, और आगे देखते हैं अपन। और देखो
जब बेसाल्ट चट्टानों में अपर्दन और अपक्षय की क्रिया से काली मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन और अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं या इसको रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। कपासी मिट्टी या रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। आगे ब्लैक सोयल, बेसाल्ट चट्टानों में अपर्दन और अपक्षय की क्रिया के द्वारा काली मिट्टी का निर्माण होगा। बेसाल्ट चट्टानें किसको कहते हैं, भी बता दिया। डक्कन ट्रैप किसको कहते हैं, कौन सी मिट्टी कहलाएगी, कपासी मिट्टी या रेगूर मिट्टी कहलाएगी। उसके बाद में हाडोती के पठार को या दक्कन के पठार को 4-5 भागों में बांटा गया है। देखो भाई, उसके बाद में लगभग 5 भागों में बांटा गया है। हाडोती के पठार को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया, 5 में। देखते हैं भैया 5 भागों में। पहला देखते हैं अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार पहला की बात करते हैं। अर्धचंद्राकार चट्टानों की अगर वो बात कर देता है कि अर्धचंद्राकार चट्टानें कहाँ मिलेगी, तो हमको अंदर अर्धचंद्राकार चट्टानें कहाँ मिलेगी। एक तो मिलेगी आपको बूंदी में और एक मिलेगी कोटा और झालावाड़ की सीमा पर। कोटा और झालावाड़ की सीमा पर बूंदी में जो अर्धचंद्राकार पर्वत है, बूंदी की जो क्षेत्र है उसमें सबसे ऊंची चोटी का नाम है शिवसातुर, जिसकी ऊंचाई 335 मीटर है। जो अर्धचंद्राकार चट्टानें बूंदी, कोटा, झालावाड़ में, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम शिवसातुर है, जिसकी ऊंचाई 335 मीटर है। इसके बाद में कुछ यहाँ पर दर्रे मिलेंगे आप उनको। एक तो हो गया खटकड़ दर्रा, एक हो गया जेतबास दर्रा, एक हो गया खटकड़ दर्रा। ये दर्रे अपन को कहाँ मिलेंगे, बूंदी क्षेत्र में। उसके बाद कोटा की बात करते हैं। कोटा झालावाड़ की सीमा पर सबसे ऊंची चोटी का नाम चंद्रमौरी है, जिसकी ऊंचाई 517 मीटर है, जो कोटा झालावाड़ सीमा पर स्थित है। ये भी अर्धचंद्राकार बूंदी या कोटा झालावाड़ में। बूंदी जड़ क्षेत्र शिवसातुर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 335 मीटर है। कोटा झालावाड़ सीमा पर अर्धचंद्राकार चट्टानें हैं, जिसकी सबसे ऊंची चंद्रमौरी है, 1517 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद में अगला देखते हैं इसको। अगला देखें, 2 हो गया। उसके बाद में तीसरा नंबर की अगर बात करें तो नदीय मैदान। तीसरा नंबर नदीय मैदान। नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान नदीय मैदान कहलाता है। इस क्षेत्र में परवन हो गई, काली सिंध हो गई, चंबल हो गई। ये महत्वपूर्ण नदियों के द्वारा जो मैदान बनता है उसको नदीय मैदान कहते हैं। इसके बाद में अगला देखते हैं झालावाड़ का पठार। अगला कौन सा है, झालावाड़ का पठार। अगला कौन सा है, झालावाड़ का पठार। यह झालावाड़ के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, झालावाड़ का पठार है। इसके बाद में एक और चीज़ देखते हैं। एक चौथे नंबर के बाद में 5 भागों में बांटा गया। 5वां नंबर को चेक करते हैं। डग गंगधर का पठार। डग गंगधर का पठार यह भी झालावाड़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है,
झालावाड़ में। इस प्रकार इसमें लगभग 7% भूभाग है और कितना प्रतिशत भूभाग है? 7%। देखो भैया 5 भागों में बांटा गया है। हाड़ौती के पठार को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है बूंदी और चंद्राकार पानियाँ बूंदी या कोटा झालावाड़ की सीमा पे मिलेगी। उसके बाद में नदीय मैदान हो गया, झालावाड़ का पठार हो गया, गंग उसदर भूमि या सापाद उसदर भूमि भी कहा जाता है। 4-5 भागों में इसको बांट दिया। उसके बाद में इसमें लगभग जनसंख्या या क्षेत्रफल, जनसंख्या लगभग इसमें 11% पाई जाती है। कितना प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? 11। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें क्षेत्रफल लगभग 7% पाया जाता है। हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार को जनसंख्या लगभग 11% पाई जाती है। क्षेत्रफल या एरिया लगभग 7% है। यह हाड़ौती का पठार कहलाता है। हाड़ौती का पठार गोंडवाना लैंड का अवशेष है। हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष। किसी भाई को नहीं आए समझ में तो ये सारणी बना सकते हैं। ये हाड़ौती का पठार हो या कैसी भी चीज़ें हो, देखो सब कुछ चीज़ बता दी आप लोगों को। अगर आप पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठे और AMG के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। उसके बाद में ये सारणी बना लो आप लोग। ये सारणी याद रखनी है। पहला पॉइंट देखते हैं, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, क्षेत्रफल 61%, जनसंख्या 40%, अवशेष 33 सागर का। किसका अवशेष है? 33 सागर का। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, क्षेत्रफल कितना है? 61%, जनसंख्या कितनी है? 40%, अवशेष किसका है? 33 सागर का। अवशेष किसका है? 33 सागर का। दूसरा पढ़ें, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, कितना परसेंट क्षेत्रफल है? 9.1, लगभग 90%, जनसंख्या 10%, किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का अवशेष। किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। तीसरे की बात करें अपन, तीसरा देखो, तीसरा कौन सा है? उत्तरी पूर्वी मैदान, क्षेत्रफल कितना है? 23%, जनसंख्या कितना निवास करती है? 39%, किसका अवशेष है? 33 सागर का। किसका अवशेष है? 33 सागर का। उसके बाद में चौथे की बात करते हैं अपन। चौथा कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, क्षेत्रफल कितना है? 7%, जनसंख्या कितनी है? 11%, किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ध्यान रखना, जो मैदान बने थे वो 33 सागर के अवशेष है। जो पर्वत और पहाड़ियाँ बची थी वो किसके अवशेष है? गोंडवाना लैंड के अवशेष है। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड के अवशेष है। पहले जनसंख्या की बात कर, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 61% भूभाग पर है, 40% जनसंख्या निवास करती है। किसका अवशेष है? 33 सागर का। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश
9.19 के पर लगभग 10% जनसंख्या है। गोंडवाना लैंड का अवशेष है। उत्तरी पूर्वी मैदान 23% जनसंख्या है, 23% क्षेत्रफल है, 39% जनसंख्या है, 33 सागर का अवशेष है। उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश 7% क्षेत्रफल है, 11% जनसंख्या निवास करती है और गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इस प्रकार राजस्थान का भौगोलिक विभाजन समाप्त हुआ। अगला राजस्थान का मानसून या भारत का मानसून। थैंक यू भैया।